होमवर्क दिया था, निकालो। ये बताओ, पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना? क्या? क्या क्वेश्चन नंबर? कौन रिएक्टिव ज्यादा है? क्या? क्वेश्चन के हिसाब से कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि कॉपर रिएक्टिव मेटल किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दे देता है आसानी से। अब तुम्हें पानी में डाल दिया, तो पानी में ऐसे ही डले हो तो रिएक्टिव कहलाओगे। रिएक्टिव कब कहलाओगे? जब इलेक्ट्रॉन दोगे तब तो रिएक्टिव। तो अब कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें? कॉपर। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम सॉरी एयू कम रिएक्टिव है। अरे मेटल में रिएक्टिव कौन होता है? देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज आसानी से कर रहा है। चलो अब जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या? बी पार्ट में क्या दिक्कत है? एफ ई +2 +3 में जा रहा है। क्या एम एन? हाँ तो क्या दिक्कत है इसमें? तो एच प्लस मीडियम होगा। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? +7 से +2। तो लिखा है बस, उसमें तुम ये पकड़ो ना कौन कौन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Mn+7 कहां जा रहा है? +2 में, तो इसका रिडक्शन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 क्या? कौन सा? थर्ड? थर्ड का सेल रिप्रेजेंटेशन करना है इसका। तो करो ना, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लिखोगे। ये बताओ, इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? Fe का। ऑक्सीडेशन Fe+2 कहां जा रहा है? Fe+3। तो यहां पे आपको एक पीटी चाहिए पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही दोनों आयन है। और यहां पे क्या हो रहा है? CrO4 डाई नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Cr+3 में। ये भी आयन है, तो आपको एक पीटी की रिक्वायरमेंट होगी, एक पीटी की रिक्वायरमेंट होगी। और साथ में यहां पे एस्टिक मीडियम है, तो यहां पे आपको H+ भी लिखना पड़ेगा, कौन से मीडियम में हो रहा है बस। क्या? अब बताओ, ये भी आयन पानी में पड़ा है, ये भी पानी में पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे तुम? इलेक्ट्रोड नहीं डालना पड़ेगा एक? इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट कब नहीं होती है? जब अपने पास जो मेटल हम यूज कर रहे हैं वही इलेक्ट्रोड की तरह काम कर ले। बताओ, अब दोनों में आयन आयन है। आयन किस में होते हैं? सॉलिड में कि लिक्विड में? लिक्विड में। अब लिक्विड में Fe+2 Fe+3 में जाए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? तो इलेक्ट्रोड डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? इलेक्ट्रोड किसका डालोगे? प्लेटिनम का। दोनों साइड आपको इलेक्ट्रोड की, देखो इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट कब होती है? इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट तब होती है जब अपने पास रेडॉक्स आयन आयन के बीच में या आयन गैस के बीच में हो रहा हो। अगर अपना मेटल, कोई मेटल सॉलिड फॉर्म में रेडॉक्स में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज गेन कर रहा है, तो फिर इलेक्ट्रोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही मेटल इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। कौन सा सेवेंथ वाला? ये तो उन्होंने बोला सेवेंथ में कि ये डिस्प्रपोनेट करेगा कि नहीं करेगा, ये पूछा ना। Cu+ अंडरगो डिस्प्रपोनेशन। देखो जब भी अपन से कोई पूछा जाए डिस्प्रपोनेशन, देखो अच्छे बताओ, कॉपर डिस्प्रपोनेट करेगा, Cu+ तो किस में जाएगा भाई? अगर ये डिस्प्रपोनेट करेगा तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, ये Cu+2 बन जाएगा, बात नहीं, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया? एनोड। और कैथोड क्या बनेगा? Cu+ इलेक्ट्रॉन। तो ये Cu बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बताओ, ये ओवरऑल रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनल कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? Cu+ कन्वर्ट इनटू Cu+2 एंड Cu, ये डिस्प्रोपोर्शनल कहलाएगा। अच्छा, तो कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगी कि नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा जी। अब इसका डेल्टा जी 3 कैसे निकालोगे? इसका डेल्टा G1 आपको पता है, इसका डेल्टा G2 आपको पता है, तो क्या बन जाएगा? डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, इनका सम
अगर बेटा ये नेगेटिव निकलता है तो ये हो जाएगा, अगर पॉजिटिव निकलेगा तो नहीं होगा। अब सर इसका डेल्टा जीवन कैसे निकालेंगे? देखो इसका दिया हुआ है, Cu से Cu+2 जाने का कितना है बताओ। इसका डेल्टा G2 कितना लिखोगे? Cu से Cu+2 ये लिखोगे -1F, और इसका डेल्टा G क्या है आपका? +2 से +1 का है 0.15, तो इसका कितना हो जाएगा? -0.15। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बन जाएगा 0.15 प्लस में, सॉरी प्लस में आ जाएगा इसका डेल्टा जी। डेल्टा जी कितना आ गया? 0.15 फेराडे वोल्ट। ये आ गया कि नहीं आ गया? इसका डेल्टा जी कितना बनेगा? प्लस कितना निकला था इसका, जल्दी बोलो। इसका ई सेल कितना निकाला था? 0.53 ना, 0.53 निकाला था कि नहीं निकाला था? अब इसका कितना हो जाएगा? -1F इंटू 0.53, तो कितना हो गया ये? -0.53 वोल्ट। अब बताओ इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम करो। 0.15 माइनस 0.53, तो ये तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आया तो क्या हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, कर जाएगा। देखो बात नहीं करो, जब भी आपको लिख लेना क्वेश्चन नोटबुक में, जब भी अपन को डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला क्वेश्चन आए तो उस रिएक्शन के डिस्प्रोपोर्शनेशन के एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख लो, उसका डेल्टा जी। अगर बेटा अगर डेल्टा जी ऑक्सीडेशन प्लस डेल्टा जी रिडक्शन उसी का अगर लेस देन 0 आ रहा है तो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, और नहीं आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो नहीं करेगा। जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का डिस्प्रोपोर्शन कराना है तो उसका डेल्टा जी ऑक्सीडेशन, डेल्टा जी रिडक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो और डेल्टा जी कर लो। और डेल्टा जी अगर पॉइंट नेगेटिव आ गया तो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा। वैसे ये आपने पढ़ा है डी ब्लॉक में, Cu+2 डिस्प्रोपोर्ट करके Cu+2, और उसका रीजन ही पढ़ा था, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। P/Q है ये। आपसे ये बोला जाता है कि कॉपर +1 पे प्लस चार्ज है, इसकी आयोनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रहा है? तो क्या लिखते हो? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu+2। चलो, जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा तो उसके डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन लिख लेना और डेल्टा जी। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हो जाएगा। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। 12th में क्या बताना है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडेशन आसानी से करे, मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल कम। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका सबसे कम होगा वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि वो रिड्यूस दूसरे को करेगा। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? सबसे कम है Mg का। तो Mg क्या करेगा आपका? Mg बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आप तो ऐसे याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका Rp ज्यादा होगा। आप अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहे हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो। और अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो क्या देखो? अगर आप रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हो तो क्या देखो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उल्टा देखते हैं। चलो 12th आ गया। 11th में क्या डाउट है? यूनिट मतलब 1M, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। यूनिट एक्टिविटी क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, मतलब वो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। क्या कौन से पहले क्वेश्चन में गिवन है? 11th में पहले ये दिया है। अब इस अच्छी बताओ, इसमें क्या कर रहा है? ये इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं कर रहा है। 11th वाले क्वेश्चन में डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आप इसको डेल्टा जी निकालो कितना आ रहा है। अब उन्होंने बोला कि ये स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, तो डेल्टा जी निकालना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, 11 में उन्होंने क्या बोला है? 11 में ये बोला है बेटा कि अपना 2Mn, बात नहीं करो, Mn+3 किस में जा रहा है? Mn+2 एंड MnO2 इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो देखो यहां से देखोगे तो रिडक्शन, यहां से देखोगे तो ऑक्सीजन। अभी बोल रहा है कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है?
और कभी भी आपको ई सेल दिया जाए और स्पॉन्टेनियस निकालना हो तो डेल्टा जी से ही चेक करना। अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया, एम एन कहां गया, अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे क्या होगा, एम एन प्लस थ्री किस में कन्वर्ट होगा, एम एन ओ टू, प्लस चार्ज चार्ज आएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन आएगा। और कैथोड पे क्या होगा, एम एन प्लस थ्री किस में जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लेके कहां चला जाएगा, एम एन प्लस टू। तो ये ओवरऑल रिएक्शन ऊपर वाली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अब इसका डेल्टा जी कितना बनेगा जल्दी बोलो, इसका डेल्टा जी बनेगा प्लस थ्री से प्लस फोर का कितना है, प्लस थ्री से प्लस फोर का है, प्लस थ्री से प्लस फोर का है माइनस वन, तो माइनस वन एफ इंटू माइनस वन, ये आ गया कि नहीं आ गया। इसका डेल्टा जी कितना है, प्लस थ्री से प्लस टू, उल्टा देखना है तो कितना हो जाएगा, प्लस 1.5 माइनस वन एफ, और यहां पे कितना बन जाएगा 1.5, तो इनका सम करो कितना हो जाएगा, 1f प्लस 1.5 माइनस 1.5, अरे रुक जाओ, माइनस 1.5f, तो कितना हो जाएगा 0.5f, माइनस आ गया कि नहीं, माइनस 1f, माइनस 1f आ गया कि नहीं आ गया, नेगेटिव आया कि नहीं आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब ये हो जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी कितनी हो जाएगी, फ्री एनर्जी कितनी हो जाएगी 1f, तो माइनस 1f कितना होता है 96500 कोलम, ये इतना आ जाएगा। यूनिट एक्टिविटी, एक्टिविटी बोलते हैं कंसंट्रेशन को, ध्यान रखना एक्टिविटी किसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन को। 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बेटा, 13 हो गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर, थर्ड का सी, हाँ कौन सा कहा है यार, ये अलग अलग हैं, एक एक कंपार्टमेंट अलग है, एक के अंदर एफ ही पड़ा हुआ है, एफ ई प्लस टू आपस में एफ ई प्लस थ्री में कन्वर्ट हो रहा है, और एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सी आर ओ फोर कैथोड की तरह काम कर रहा है एनोड की, तो बीच में तुम लाइन खींचोगे, यहां पे एफ ही लिखोगे और यहां पे सी आर ओ फोर लिखोगे, यही तो हो रहा है ना। अब ऐसे सॉल्ट ब्रिज डाल के क्या करोगे, सॉल्ट ब्रिज हटा के सब में कॉमा लगा दो, क्या लो एक और कर दें, हाँ बताओ, ये तो लगाते ही थे ना यार, अरे ये बताओ ऐसे नहीं करते थे, कौन सा इससे पहले वाला, हाँ सेकंड वाला, कहाँ दिया है, हाँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कॉमा भी लगा सकते हो वो भी कर सकते हो। वैसे तो क्या होता है कि ये जो होता है ये आपका स्टेट को ही, मतलब ये सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, सेपरेशन को। तो तुम यही बोल रहे हो ना कि सर इसको ऐसे लिख दो, एफ ई प्लस टू कॉमा एफ ई प्लस थ्री, यही ना कर सकते हो। वैसे इन जनरल क्या होता है, ये जो होता है ये सेपरेशन को बताता है, बाउंड्री सेपरेशन। वैसे इनमें ये भी एक कॉस ये भी एक कॉस, तो जरूरत नहीं है, इसको ऐसे कॉमा से भी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर और कौन से दिए थे, बस इतने ही दिए थे। लो अब देखो ये रिएक्शन हो रही है, अब इस रिएक्शन का डेल्टा जी इतना दिया गया है, ये क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे कितनी ई नॉट सेल वाली बैटरी लगानी पड़ेगी, कितनी ई नॉट के सेल वाली बैटरी लगानी होगी।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस रिएक्शन का ई सेल कितना आएगा, इस रिएक्शन का ई सेल कितना आएगा, ये भी पूछ सकते हैं। इस रिएक्शन का ई सेल कितना आएगा, ये आपसे पूछेंगे। आपको ऐसी रिएक्शन, देखो जब भी आपको डेल्टा जी दिया जाए तो अपने दिमाग में बस एक ही चीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, ई डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आएगा, ये आएगा। तो ई सेल किसका है, इस रिएक्शन का निकलेगा। मान लो इस रिएक्शन का ई सेल हमने कितना मान लिया, ई नॉट सेल डैश मान लिया, ये मान लिया, तो यहां डैश लिख दिया। अब ये कितना है बेटा, 1 2 4 6 इंटू 10 की पावर 3 जूल आ गया कि नहीं आ गया। पर मोल मतलब ये होता है कि आपका 1 मोल रिएक्टेंट होना चाहिए, स्टोइकोमेट्री रिएक्टेंट की 1 होनी चाहिए। अब बताओ ये किसके बराबर रखोगे, बताओ इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। एल्यूमिनियम +3 से कहां जा रहा है, 0, कितने इलेक्ट्रॉन 3, और कितने एल्यूमिनियम है 2, 6। चाहे ऑक्सीजन से पूछो ऑक्सीजन कितना है, -2 से कहां गया 0, वो कितने ऑक्सीजन एटम है 3, तो 6 आ जाएगा। 96500, हाँ 96500 हो गया। अब ई सेल यहां से निकालो, हाँ क्या, इसके लिए परेशान हो, तो घर का काम है, कभी भी सही कर ले। चलो, मुझे लगा पता नहीं क्या बवंडर हो गया। यहां से ई सेल आ जाएगा, कितना निकलेगा ई सेल, वन 269 इंटू 96500, जल्दी निकालो। चलो एक काम तो मैं कर देता हूं, ये 2 0 काट देता हूं। चलो और कुछ आसान काम हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये 5 से काट दो, इसको 1 कर दो, इसको 3 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 9 कर दो, इसको 3 कर दो, यही आएगा 193, सही है। फिर 3 से निपटा दो इसको, ये बन जाएगा 193/423 वोल्ट, यही आ गया। इस सही नहीं किया, अच्छा उल्टा कर दिया है, अरे यार 423/193, हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये 200 होता तो 400, हाँ 2 पॉइंट। अभी तो कितना इसका ई सेल कितना बना, ई नॉट सेल बना इसका -2.1 वोल्ट, इतना आ रहा है। अभी तो -2.1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे बैटरी क्या कितनी लगाने के लिए 2.1 की बैटरी लगानी पड़ेगी, तब जाके तो इसको करा पाएगा। तो अब ये जब ये रिएक्शन हो रही थी तो माइनस का मतलब क्या है, इसको इतनी रिक्वायरमेंट है, प्लस का अगर मान लो ये ऐसा निकलता 2.1 मतलब ये रिएक्शन होगी तो इतना वोल्टेज जनरेट होता, तो वो हम यूज कर सकते हैं। और नेगेटिव मतलब मुझे उल्टा लगाना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए। तो बैटरी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, बैटरी की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, जो बैटरी चाहिए पड़ेगी वो 2.1 वोल्ट से ज्यादा की चाहिए पड़ेगी, उसके बराबर या उससे ज्यादा। अब आप समझो इसका डेल्टा जी नेगेटिव, पॉजिटिव है, स्पॉन्टेनियस है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अगर मुझे करवाना है तो उसकी डेल्टा जी के बराबर एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तब तो ये हो रही होगी, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट है, तो इतनी मुझे देनी पड़ेगी। और इतनी एनर्जी देने के लिए मुझे 2.1 वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा वाली बैटरी लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ, तो अपन इक्वल टू होल्ड करा के रखेंगे ना, मतलब 2.1 या 2.1 से ज्यादा। चलो, तो जब भी पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आपको डेल्टा जी दे देंगे, अभी तक क्या था ई सेल दे देते थे, डेल्टा जी पूछते थे, अब रिएक्शन का डेल्टा जी दिया है तो हम ई सेल निकाल लेंगे, किससे, इस वाली इक्वेशन से। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पे देखना क्या दिया गया है,
ये किलो जूल है तो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना, कैलोरी है तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना। बैटरी रिक्वायर्ड होगी 2.1 वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा वाली। हटा दें, चलो। देखो, ई सेल एट डिफरेंट कंडीशन, बात नहीं करो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड पढ़ा है कि भाई अगर अपने पास कंसंट्रेशन 1 m है और प्रेशर कितना है बेटा 1 बार, तो ई सेल किसके बराबर हो जा रहा था, ई नॉट सेल के बराबर। ये हमने पढ़ा है। कंसंट्रेशन बोलो चाहे एक्टिविटी बोलो, बात बराबर है। अब मान लो मेरे पास अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट है, 1 m नहीं है, 2 m है, 0.1 m है, 1 m नहीं है और प्रेशर 1 बार नहीं है, तो फिर वो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा। उस केस में हम ई सेल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप एक चीज ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा, देखो जो भी हम करेंगे डेल्टा जी से करेंगे। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम डेराइव करेंगे, ये आता है। डेल्टा जी क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट पे, और क्यू क्या है, रिएक्शन कोसेंट। क्या है बेटा, रिएक्शन कोसेंट। यहां से हम क्या करेंगे, किसी भी कंडीशन पे हम लोग डेल्टा जी अगर मुझे लिखना है तो स्टैंडर्ड में आर टी एल एन क्यू, क्यू क्या है जो अपन वो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोसेंट लिखते हैं ना, वो आता है यहां पे। अब ये तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई सेल, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, और इसको क्या लिखूंगा बेटा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ये कर दिया। अब मुझे बताओ ई सेल इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल प्लस 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 हट के माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो माइनस आर टी एन एफ एल एन क्यू हो गया। जबड़ा दर्द करने लगता होगा कंटिन्यू 3:30 बजे तक बातें करना, नहीं करता दर्द, मेरा करने लगता है। मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलता रहता हूं तो कभी कभी लगने लगता है यार ये निकाल के रख दें, सर्विस करवा लेते हैं इसकी। मैं तो फिर भी रुक जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आप नॉन स्टॉप। नहीं लगता कभी कभी कि बहुत आज बहुत बातें हो गई, रेस्ट। और जिस दिन रेस्ट करना होता है उस दिन आते नहीं है, गोल मार जाते हैं, आज रेस्ट कर लेते हैं। चलो ये आ गया, ये बन गया। देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड, और ये अपन को किसी भी कंडीशन में। अब थोड़ा इसको अपन और अच्छे से करेंगे अपन, मतलब अब देखो इसमें आर फिक्स होता है, एफ फिक्स होता है, बहुत सारी चीजें फिक्स होती हैं, तो इसको अपन क्या करें, थोड़ा सा और चेंज करेंगे अपन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने लायक बनाएंगे इसको। अभी बताओ इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। अब आर को मैं क्या ले सकता हूं, आर की देखो जो आर की वैल्यू होती है बेटा, आर जो होता है किस में आता है, जूल में आता है, तो किस में पुट करूंगा बेटा, 8.314, ये पुट किया। टी, टी को हम टी ही रहने देते हैं, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, टी की भी वैल्यू पुट कर रहे हैं। या तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, थोड़ा अभी जल्दबाजी नहीं दिखाते, एक लाइन और लिखेंगे, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं 2.303 आर टी बाय एन एफ, ये लॉग बन जाएगा, एल एन की जगह क्या बन जाएगा, लॉग क्यू, रिएक्शन कोसेंट। अब देखो जब हम आर की वैल्यू 8.314 और एफ की वैल्यू
96500। और अगर हम टेम्परेचर भी 25 डिग्री और 298 केल्विन और रूम टेम्परेचर पुट कर दें तो क्या हो रहा था, ये वैल्यू किसके बराबर निकलेगी? जब इन वैल्यू को पुट करोगे तो 0.059 बाय एन। एन तो वेरिएबल है ना। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओवरऑल सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, हम बैलेंस करते थे 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, वो यहां डालना है। और क्या बन जाएगा बेटा? लॉग क्यू। ये अपनी बैलेंस होके निकलेगी। हाँ, अगर आप टेम्परेचर वेरी करोगे, ध्यान रखना, टेम्परेचर वेरी करने पे क्या होगा? टेम्परेचर वेरी करने पे कौन कौन फिक्स रहेगा? ये फिक्स रहेगा और ये एफ फिक्स रहेगा। ये टी टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो फिर आपको यहां से इक्वेशन उठानी है, यहां से इक्वेशन उठानी है। ये बन जाती है नेक्स्ट इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको, ये कहां गया? हाँ, इसको बोलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। ये जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है किसमें हेल्प करती है? आपको अदर कंडीशन पे ई सेल निकालना है। अदर कंडीशन पे ई सेल निकालना है तो क्या बन जाता है? अच्छा बताओ, स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता था? स्टैंडर्ड कंडीशन पे Q1 बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो भी आयन आएगा सब आएगा, सबको बन ही तो माना है अपन ने। और अब मान लो अगर ये Q1 बन गया तो लॉग क्या हो जाएगा? 0। लॉग 0 तो ये चीज निपट जाएगी। ये बताओ स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होता था? बन पुट करना है। आप यहां पे सब कुछ बन पुट कर दोगे तो लॉग 1 नहीं बन जाएगा, और लॉग 1 क्या हो जाएगा? 0। लॉग 1 0 तो क्या ये वाली टर्म जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा? ई नॉट सेल के बराबर। पर टेम्परेचर आप कुछ भी रखो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए स्टैंडर्ड पे टेम्परेचर कंसीडर करते नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वाला टर्म क्यों नहीं पड़ जाता है? क्योंकि ये चीज स्टैंडर्ड पे क्या होता है? एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे Q किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। तो ये इक्वेशन अपन को बहुत हेल्प करेगी जब अपने पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होंगी। और इन जनरल हमेशा डाटा अपन को क्या दिया जाएगा? रूम टेम्परेचर। और एडवांस वाले इसी का फायदा उठाते हैं, उनको पता रहता है कि बच्चों को एकदम दिमाग में बैठ जाता है 0.059 या 0.06, इसको क्या लिख सकते हो? 0.06 भी लिख सकते हो। तो अब उन्होंने क्या किया? सब कुछ सही रखा और वैल्यू ऐसी दी जो इससे कट रही हो, लेकिन टेम्परेचर उन्होंने चेंज कर दिया था। तो अपन को थोड़ा कंट्रोल रखना है, एक बार देखना है कि टेम्परेचर क्या है। इन जनरल टेम्परेचर क्या होता है? आपका रूम टेम्परेचर 25 ही होता है, लेकिन कभी कभी वो टेम्परेचर वेरी करा के आंसर गड़बड़ करवा देते हैं। बोर्ड में नहीं होगा आपके साथ धोखा, बोर्ड में यही वैल्यू चलेगी, लेकिन मेंस और एडवांस में हो चुका है तो मेंस में होने के चांस ज्यादा रहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस उन्हें टेम्परेचर अलग दिया था तो बच्चे बस इसी के अकॉर्डिंग, तो अरे इतना आसान, तुरंत निकाल के आ गए थे। इसलिए बोलते ना, कोई चीज अगर एडवांस में कोई चीज आसान आ रही तो एक बार उसको घूल लो अच्छे से, कहीं गड़बड़ तो नहीं है कुछ। वो इन जनरल गड़बड़ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में फंस जाते हैं। ये अपने पास क्या आ गया बेटा? ये हम कब लगाएंगे? कभी भी जब भी अपने पास स्टैंडर्ड है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। स्टैंडर्ड है तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। लिख लिया बच्चों? 0.059। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। आप चाहो तो बेटा ये हाफ सेल के लिए भी लगा सकते हो। आप चाहो तो इसको, ये किसके लिए है? फुल सेल। अब ध्यान देना बेटा, आप चाहो तो इसको हाफ सेल के लिए भी लगा सकते हो। हाफ सेल के लिए कैसे? मान लो आपने बोल दिया ऑक्सीडेशन या एनोड, एनोड में अकेला लगा चाहते हो, एनोड के लिए क्या करोगे? या आप सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए लगाना चाहते हो तो यहां पे क्या लिखोगे? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 बाय एन, जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो। और यहां पे लॉग किसका? क्यू। क्यू किसका? ऑक्सीडेशन का लिख देना।
आप चाहो तो रिडक्शन में भी अकेले रिडक्शन हाफ सेल में ले सकते हो, तो यहां पे क्या लिखोगे, आरपी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यू आर, रिडक्शन वाला। कौन सा वाला, रिडक्शन वाला। ओ मतलब ऑक्सीडेशन वाला। तो आप फुल सेल के लिए भी लगा सकते हो। ये किसके लिए है बेटा, फुल सेल। और ये किसके लिए है, हाफ सेल। दोनों के लिए अपन लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है उसमें। चलो अब कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं, कैसे यूज करेंगे इसका। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक आध दिन पुछाई करता हूँ, टेस्ट मैच लेता हूँ इसका। 4th क्लास चल रही है, टाइम पास तो नहीं हो रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में भी आता है, मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। तो मंडे या ट्यूसडे के दिन में पूछूंगा। दिन नहीं बताऊंगा क्योंकि उस दिन गोल मार जाओगे। जिस दिन लगेगा कि भरा भरा है रूम, तो पता चला मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, बस पढ़ाते ही जा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि ये चैप्टर में 1 या 1.5 महीने बाद स्टार्ट करता है। 1 डेढ़ महीने बाद क्या होता है, और भगदड़ मचती, टाइम कम बचा है। इसलिए अब इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन अच्छे से लगा लो इसके। चलो अब बताओ बेटा, देखो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, अब देखो कैसे यूज करूंगा मैं। अब देखना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना बेटा, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास ऐसा है, ठीक है ना, जेड एन सॉलिड से Zn+2 गया, Zn+2 गया। मान लो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, C1। ये बनाया अपन ने क्या, कॉपर+2। इसी कंसंट्रेशन है C2, Cu सॉलिड, ये बना दिया। अब आपसे बोल रहे हैं कि इसका ई सेल बताओ, ई सेल बताओ। तो आप इसका ई सेल कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले आप बताओ इसकी ओवरऑल रिएक्शन कैसे बनेगी। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखो आप। सेल रिएक्शन में देखो, सेल रिएक्शन में मालूम मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा, देखो देखो आसान तरीका क्या है लिखने का, पूरी की पूरी एनोड कैथोड नहीं लिखना है। अपन क्या करेंगे, एक एरो खींच देंगे। क्या खींच देंगे, एरो। ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ये लो ऑक्सीडेशन लिख दिया, लिख दिया कहीं लिख दिया +2। और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, लो सर कॉपर लिख दिया। इतना ही तो मुझे मालूम है कि इसका ऑक्सीडेशन होना है, इसका रिडक्शन। तो रिएक्टेंट में कौन कौन, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, Cu सॉलिड। आ गया कि नहीं आ गया, ये ओवरऑल रिएक्शन। आप इसको कैसे करते, आप पहले करते Zn से क्या करते, Zn+2 करते कि नहीं करते। फिर क्या लिखते आप, कॉपर, और 2 इलेक्ट्रॉन लिखते, फिर कॉपर। तो आपको अल्टीमेटली पता है कि भाई जिंक, ये बताओ जब आपका जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो रिएक्टेंट की तरह कौन काम करेगा, Zn। और प्रोडक्ट की साइड कौन का आएगा, Zn+2। तो हमने यहां रिएक्टेंट साइड Zn लिख दिया, प्रोडक्ट साइड Zn+2 लिख दिया। और जब कॉपर रिड्यूस होगा तो कौन रिड्यूस होगा, Cu+2। तो Cu+2 कैसे काम करेगा, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट की तरह कौन आ जाएगा, कॉपर। ये लिख दिया अपन ने। अच्छा बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, n बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो साफ साफ दिख रहे हैं। मान लो अगर ऐसा होता कि ये बराबर नहीं होते तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करते, वो भी अपन देखेंगे। अच्छा ये बताओ, अब इसका अगर मैं ई सेल लिखूं तो ई सेल कैसे लिखाएगा, ई सेल लिखाएगा। अब देखो ई नॉट में लिखने वाला हूं, ध्यान सुनना, ई नॉट। ये बताओ ई नॉट आप कैसे लिखते थे, ई नॉट लिखते थे ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका, राइट का, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, लेफ्ट का। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, और ई नॉट Zn नहीं, कॉपर आना चाहिए, कॉपर+2 से कॉपर, माइनस ई नॉट Zn+2 से Zn। तो ये ओवरऑल अपना क्या बन गया बेटा, ये ओवरऑल अपना बन गया, इसको मैं बोल देता हूं, इसको क्या बोल दूं, इसको बोल देता हूं ई नॉट सेल। आ गया कि नहीं आ गया, माइनस माइनस चिपका दिया, 0.059 बाय कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉग
अब बताओ इस रिएक्शन का आप क्यू लिखोगे तो क्यू कैसे लिखोगे? देखो, इसमें अपन जो लिखते हैं वो लिखते हैं क्यू सी पी, मतलब कंसंट्रेशन आए तो कंसंट्रेशन, अगर गैस आ रही तो उसका प्रेशर भी लिखना है। अब मुझे बताओ, अगर ये अपने पास कोई रिएक्शन है और इसका मुझे क्यू लिखना है तो क्यू सी या क्यू पी लिखना है तो कैसे लिखूंगा? ऊपर कौन आता है? प्रोडक्ट, उनकी पावर। नीचे कौन आता है? रिएक्टेंट। बताओ इसमें कौन कौन है? जेड एन। जेड एन प्लस टू आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। और जेड एन प्लस टू की पावर 1। और सॉलिड को क्या मानते हैं? यूनिटी 1 अपॉन नीचे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कौन कौन है? जेड एन तो सॉलिड है, यूनिटी आ जाएगा। और यहां पे क्या आएगा? सी यू प्लस टू। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां छाप देते हैं। यहां छाप दिया जेड एन प्लस टू, और नीचे क्या बन जाएगा? सी यू प्लस टू। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो अब इसको अगर मुझे ओवरऑल लिखना है, इसको अगर मुझे ओवरऑल लिखना है तो ओवरऑल क्या बन गया? ओवरऑल अपने पास ये बन गया बेटा ई सेल। ई सेल क्या बन गया? ई सेल बन गया अपना ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग ये जेड एन प्लस टू एंड सी यू प्लस टू। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ई सेल की इक्वेशन आ गई। और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है अपनी, जल्दी बोलो, इसकी वैल्यू कितनी है? C1। इसकी वैल्यू कितनी है? C2। ये वैल्यू डाल दो। अब सोचो, अगर ये 1 1 होते तो ये निपट जाता, इसके बराबर आ जाता। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होती तो ये भी 1 होता, ये भी 1 होता, खत्म हो जाता। लॉग के अंदर 1, लॉग के अंदर 1 मतलब 0। तो फिर क्या है? ये चीज मायने रखती? नहीं रखती। क्या बदलती है ना? अच्छा बताओ, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो कॉपर की, जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? अच्छे बताओ, टाइम के साथ तुमको सोचो, टाइम के साथ सेल वीक होता है कि स्ट्रांग होता है? वीक। और एक टाइम बाद सेल निपट जाता है। और ये बैटरी, अपन बैटरी क्यों बार बार चेंज करते हैं? खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो रही है? अब आप सोचो, अब आप खुद सोचो एक साइड से, जब रिएक्शन हो रही होगी, अब आप सोचोगे रिएक्शन हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा? जेड की कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी? अरे जेड एन प्लस टू बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सी यू प्लस टू क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। अब आप सोचो, ये वाली टाइम के साथ, टाइम के साथ क्या हो रहा है बेटा? टाइम अपन लास्ट में डिस्कस करते हैं, लेकिन पूछा तो अभी बताता हूं। ये टाइम के साथ ये बढ़ रहा है और टाइम के साथ ये कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये एक फिक्स वैल्यू है, धीरे धीरे बढ़ के जब इसके बराबर हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा। टाइम के साथ ये फिक्स होना है। आपने मान लो 1 1 एम लिया तो धीरे धीरे क्या होगा? जहां ऑक्सीडेशन होना है, जिंक का ऑक्सीडेशन होना, तो जेड एन प्लस टू बढ़ता जाएगा। और कॉपर का रिडक्शन होना तो कॉपर क्या होगा? कम। तो धीरे धीरे ये जो क्यू है, टाइम के साथ टाइम बढ़ता है, क्यू बढ़ता जाता है और जाके कहां रुक जाता है? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम, तब जाके ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा और ये उसके खत्म हो जाएगी। जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो ई सेल 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर सेल काम करना बंद कर देगा। चलो, C1 C2 ऐसे अपन लिख रहे होंगे। बहुत आसान दे रहा हूं एग्जाम्पल। फाइंड
हाँ, कुछ ना दिया हो। घर पे पढ़ाई वगैरह करते हो कि नहीं करते? बहुत तेज गर्दन हिला रहे हो। हाँ सर, बहुत तेज करते हो। वैसे अब तो मेरे हिसाब से चालू कर देना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो कर देना चाहिए। और ऐसा है कि अभी से भी सुधर जाओगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा ना, फिर पछतावा रहेगा बस हाथ में। मैंने क्लास ही पूरी अटेंड की, क्लास भी गया, मौज मस्ती भी नहीं कर पाई, फिर भी रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, तो फिर बाद में समझ में आएगा यार, जल्दी सीरियस हो गया होता। क्या? जल्दी सीरियस। तो अभी ये है कि जितना होमवर्क दिया जा रहा है वो ही करते जाओ, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो सोचते हैं यार इससे पहले वाला मुझसे आता नहीं है, नया करके क्या कर लूंगा, नया बन नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो भाई क्या लूप होल में फंसे हुए हैं। नया पढ़ते हैं तो पुरानी पढ़ने की कोशिश करते हैं, पुराना पढ़ते हैं तो नया पे आ जाते हैं। अब जैसे तैसे तुमने कॉपी खोली, होमवर्क किया, दो तीन क्वेश्चन की, फिर लगता है यार ये तो नहीं बन रहा है, मैं पुराना ही कर लेता हूँ। वो पुराना करने बैठे एक आध दो क्वेश्चन की, फिर लगता है यार पुराना छोड़ो, नया ही कर लेता हूँ। बस। और देखा देखा दोनों ही नहीं बन रहा है, तो बैग बैग बंद किया, मोबाइल उठाया, कल से पढ़ेंगे। पहला वाला हो गया होगा शायद। लॉक टू याद है? कितना होता है लॉक टू? लॉक 3.47 और लॉक 5.69। ये याद रखना, ऐसा नहीं है कि लॉक टू आयनिक के लिए अलग होता है और इलेक्ट्रो के लिए अलग होता है। लॉक टू ही रहेगा। कितना? 0.3। लॉक टू कितना होता है? क्या होता है लॉक टू? लॉक टू 0.3, लॉक 3.47, लॉक 5.69। देखो, अगर ये चीज याद है तो अपन को एक चीज और याद होगी। 10 की पावर 0.3 कितना हो जाएगा? 2। और 10 की पावर 0.47 कितना हो जाएगा? 3। 10 की पावर 0.69 कितना हो जाएगा? 5। एंटी लॉग ही तो है। अरे ये 10 है, इसका एंटी लॉग लोगे तो क्या होता है ये बताओ? लॉग एक्स बाय इक्व टू ए है। इसका मतलब क्या है? एक्स इक्व टू क्या है? जल्दी बोलो। बाय की पावर ए, यही तो होता है एंटी लॉग। तो अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी याद है, पता है।
कभी कभी आप एंटी लॉक की जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट पॉइंट चढ़ रहे होंगे। चलो अब आ जाओ जल्दी किस पे बेटा, क्वेश्चंस पे। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.7 आ गया। अच्छा ये बताओ बेटा आप तो मुझे कि सबसे पहले इक्वेशन क्या बन रही है, आप ही बताओ। रिएक्टेंट कौन कौन है? यहां पे रिएक्टेंट एल्यूमिनियम है और यहां पे रिएक्टेंट कौन है? कॉपर, क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, रिड्यूस हो रहा है। तो रिएक्टेंट कौन है? पहले एरो खींच लेता हूं ऐसा। रिएक्टेंट है एल्यूमिनियम और रिएक्टेंट है Cu+2। प्रोडक्ट है इसका कौन सा? Al+3। और यहां पे कौन है? Cu सॉलिड। क्या इलेक्ट्रॉन बराबर आ रहे हैं? अगर आप एल्यूमिनियम से पूछोगे तो वो बोलेगा 3 लूज करना, और कॉपर से पूछोगे वो दो की बोलेगा, क्योंकि 2 का चेंज है। तो क्या करना पड़ेगा? इसमें इसमें कितने का चेंज है? 2 का। इसमें कितने का चेंज है बेटा? 3 का। तो क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से। बैलेंस हो गया। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन सभी के आ गए? आ गए। ऐसे निकालोगे 6। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6। एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ई सेल क्या लिखोगे बेटा? ई नॉट Cu+2 से Cu, ये राइट वाला है, माइनस ई नॉट लेफ्ट Al+3 से Al, माइनस 0.059/6 लॉग। जल्दी बोलो क्या आएगा? लॉग क्या बनने वाला है? लॉग बनने वाला है। ये बताओ इस पूरी रिएक्शन को देखो, रिएक्टेंट कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पे कितने का पावर? 2। और यहां पे क्या बनेगा? कॉपर। कॉपर पे कितने की पावर? 3 की। अब देखो एक डाउट मुझे आता था, ये आता था कि सर अगर मान लो मैं ये 6 मल्टीप्लाई नहीं करूं, किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ई सेल चेंज हो जाएगा? देखो मैं ये बोल रहा हूं यार सर मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता हूं इक्वेशन, मैं इसको 20 कर दूं। तीस कर दूं, क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? देखो जादू देखना। कितने हो जाएंगे अब? इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 60। 60 होंगे कि नहीं होंगे? पहली इक्वेशन आपने ये लिखी। अब सोचो अगर आप दूसरी इक्वेशन लिखते तो क्या लिखते? देखना क्या होगा। अब यहां पे क्या लिखोगे? -0.591/60। अब क्या हो जाएगा यहां पे? यहां पे जो एल्यूमिनियम आएगा, अब एल्यूमिनियम की पावर कितनी हो जाएगी? 20। और यहां पे एल्यूमिनियम की पावर, कॉपर की पावर कितनी हो जाएगी? सॉरी यहां 30 हो जाएगी। 30 होगी कि नहीं होगी? तो ओवरऑल 10 पावर बाहर निकलेगी और 10 से 10 काट जाएगा, तो वही बन जाएगा ऊपर वाला। तो कभी कभी ऐसे मन में विचार आएंगे कि सर अगर हम एन, सर यहां 6 ले रहे थे तो इतना आ रहा था, सर 60 लेंगे तो 7 से डिवाइड तो आप कर दोगे, लेकिन ऊपर भी तो बढ़ेगी पावर। देखो ये क्या है? ये बेटा ये जो अपन ने लिखा है ना, ये अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, जब अपन पढ़ रहे होंगे ना तब आएगा दिमाग में, यार ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो। ये चीज क्या लिखी हुई है? ये चीज लिखी हुई है बेटा एल्यूमिनियम की पावर 2 और कॉपर की पावर 3 की होल पावर 10 लिखी कि नहीं लिखी? और लॉग में जो पावर होता है वो बाहर खींच लेते हैं कॉमन, तो यहां 10 खींचोगे तो यहां 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर अपना मन ऐसा करे कि सर हम ये स्मॉलेस्ट नंबर ना लेके अगर मैं बड़े बड़े नंबर भी ले लूंगा, बड़े बड़े नंबर भी ले लूंगा, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। वैसे भी ई सेल क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। रिप्रेजेंटेशन उस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा सेल कैसे, इक्वेशन में आप क्या 1 ले रहे हो, कोई 2 ले रहे हो, कोई 3 ले रहे हो, ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा? तो ये और ये सेम ही रहेगा। तो कभी अपना अगर मन ऐसा करे तो इसका ई सेल और नीचे वाले का ई सेल सेम ही आएगा। क्या आएगा बेटा? सेम। ई सेल दोनों में क्या रहेगा बेटा? सेम। समझ में आया? चलो
वैल्यू पुट करो। कॉपर कितना है जल्दी बोलो। कॉपर की वैल्यू कितनी है 3.4 माइनस 1.38 माइनस 0.059 बाय 6। और इसको थोड़ा मैं अच्छा कर देता हूं यार, इसको 6 ही लिख दो ना। वैसे 9 होता है, 0.59 होता है, उसको पर 9 लिखा था ना। ये कितना हो जाएगा 6 लॉग। जल्दी बोलो एल्यूमिनियम कितना है बेटा। एल्यूमिनियम कितना था 2 की पावर 2। और कॉपर कितना था 4 की पावर 3। यही आ रहा है। अरे यही आया कि नहीं आया, आ गया। इनका सम करोगे तो 1.72 यही आ गया। 1.72 शायद यही बन रहा है, 3 6 7, हाँ सही है। 0.01 लॉग कितना आ जाएगा जल्दी बोलो। 4 से 4 कट जाएगा, 1/4 1/4 का स्क्वायर यही बनेगा। तो ये बन गया 1.72 माइनस 0.01। ये बताओ log 4 कितना बन जाएगा। इसको मैं प्लस कर सकता हूं, log 4 का स्क्वायर। और 4 के स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूं 2 की पावर 4 आ जाएगी। 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। 2 की पावर 4 तो 4 बाहर आ जाएगा। 4 बाहर और log 2 कितना होता है 3.3 0.3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1.2 0.72 प्लस 0.01 इंटू 1.2 यही आ गया आंसर। तो कितना बन गया ये जल्दी बोलो 1.732 ये बन जाएगा ई सेल। आ गया कि नहीं आ गया। अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट है कोई। हाँ थोड़ा बहुत यहां हो गया काम। चलो ये तो अपन ने क्या निकाल लिया यार, सेकंड वाला निकाल लिया। फर्स्ट तो वैसे ही निकला हुआ था। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट का आंसर क्या है जल्दी बोलो। पहले वाले का आंसर कितना है, पहले वाले का आंसर ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1.72। और डेल्टा जी कितना बन जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है 6 6 माइनस 6 इंटू 96500 1.72 जूल। आया कि नहीं आया, आ गया। इसका कितना आया सेकंड वाले का जल्दी बोलो। सेकंड वाले का ये आ गया। और इसका ई नॉट कितना बन जाएगा माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है 6 96500 इंटू क्या है 1.732 जूल। आ गया, लिख लो जल्दी। अब जल्दी से ये जो गिवन है उसका निकालो ई सेल। बहुत, हाँ बोलो क्या किसकी बेटा 1 है 0.1 ZnSO4 की कंसंट्रेशन है 0.1 m। इस क्वेश्चन के लिए कंसंट्रेशन बोल दो एक्टिविटी बोल दो बात बराबर है। चलो 12th में तीन चैप्टर हैं इन जनरल अपने फिजिकल के, तीनों ही कैलकुलेटिव होते हैं। कैलकुलेशन अच्छी खासी लगती है, सॉल्यूशन में भी लगती थी, काइनेटिक्स में भी लगती थी। उसमें भी सॉल्यूशन में लॉग नहीं आता था, अच्छी बात ये थी। काइनेटिक्स में तो लॉग ही आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं। और इसमें भी लॉग आएगा, उतना नहीं आएगा लेकिन। 1 घंटा ज्यादा बोल दिया और भी कम 20 में। चलो अच्छा ये बताओ बेटा, एनोड ये हो गया, कैथोड ये हो गया, यही है कि नहीं है। अच्छा एनोड पे बताओ कौन कौन रिएक्ट कर रहा है। अब आप देखो यहां पे H2 0 है और +1 यही तो है। तो आप मुझे बताओ हाइड्रोजन किस में जा रहा है H2। देखो अब कैसे मैं रिएक्शन लिखूंगा इसकी, आप देखना। यहां पे मैं लिखने वाला हूं रिएक्शन। तो सबसे पहले आप ही बताओ एनोड पे रिएक्टेंट कौन है। एनोड पे रिएक्टेंट है H2 है कि नहीं है। और प्रोडक्ट क्या है बेटा H+। तो यहां पे 2 कर देता हूं क्योंकि यहां पे 2 है। 2 कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अभी आ गया। और वहां पे कौन है प्रोडक्ट रिएक्टेंट कौन है Zn। तो यहां पे प्रोडक्ट कौन बन जाएगा Zn+2 नहीं, हाँ ये
यहां +2 है, सॉरी, और यहां पे Zn। लिख ली ये इक्वेशन? अरे लिखी कि नहीं लिखी? लिख ली। अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की टेंशन है ही नहीं है। ये एक्वस है, ये बेटा गैस है, ये एक्वस है, और ये सॉलिड है। अच्छा बताओ इसका क्यू क्या लिखोगे? क्यू पहले लिख लेता हूं। देखो क्यू, जब भी आप रिएक्शन कोशेंट लिख रहे हो तो इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्वस फॉर्म है तो क्या डालोगे? कंसंट्रेशन। और अगर गैस है तो उसका प्रेशर भी लिखा जाएगा। हम लिखते हैं इसका क्यू सी पी, मतलब सी मतलब कंसंट्रेशन, पी मतलब प्रेशर। तो बताओ यहां पे कौन आ रहा है? H प्लस का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? और नीचे कौन कौन जाएगा? प्रेशर ऑफ H2 इंटू Zn प्लस 2, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये Q बनेगा। Q बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। बताओ ई सेल क्या लिखोगे आप? जल्दी बोलो। चलो मैं ई सेल लिखूंगा ई नॉट। बताओ रिडक्शन किसका है? Zn प्लस 2 से Zn का। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल H2। ये ई सेल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। माइनस 0.06 बाय 2 लॉग H प्लस। अब देखो मालूम क्या होगा? आगे चल के क्वेश्चन टफ होगा। क्वेश्चन क्या टफ होगा? अब जहां पर भी आपको, ध्यान सुनना, जहां पर भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया जाएगा वहां पे H प्लस आएगा। अब H प्लस को निकालने के लिए मालूम क्या करेंगे? वो आपको पीएच दे देंगे, पीक एसिड दे देंगे, बफर सॉल्यूशन दे देंगे, सॉल्ट दे देंगे। तो वहां से हम क्या करेंगे? जो हम पीएच निकालते थे ना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती थी कि एसिड बेस की रिएक्शन, उन्होंने इसकी जगह मालूम क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिख देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एस्टिक एसिड। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जितना एसिड लोगे उतना ही H प्लस दे देगा, लेकिन वीक लोगे तो फिर अपन को K की हेल्प से निकालने पड़ेंगे। तो पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है पीएच कैलकुलेशन का, वो यहां पे यूज हो जाएगा। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो अभी बताओ, ये है अपने पास अपॉन प्रेशर ऑफ H2 इंटू Zn प्लस 2। आ गया कि नहीं आ गया? अब वैल्यू पुट करो यार। ये कितना है? Zn कितना है? माइनस कितना था Zn का? 0.76 दिया है, माइनस 0.76, माइनस 0.76। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 0, माइनस 0.06 बाय 2 लॉग H प्लस कितना है? 2 का स्क्वायर। 2 क्यों आया? पता चला 2 क्यों आया? बन नहीं आएगा बेटा। H2SO4 कितने H प्लस देगा? H2SO4 डबल H प्लस देगा। अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर कितना है? देखो आगे चल के, वैसे तो इसमें अपन प्रेशर किस में डालते हैं? बार में डालते हैं, लेकिन प्रेशर आपका चाहे आपका एटीएम हो, और एटीएम अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है? बार के बराबर है। 1 एटीएम किसके बराबर होता है? 1.013। तो अपन देखो थ्योरेटिकली प्रेशर क्या आता है? थ्योरेटिकली अपना बार में आना चाहिए, लेकिन अगर अब देखो, अगर मैं एटीएम को बार में कन्वर्ट करूंगा तो लगभग उसी के बराबर आएगा। देखो, और वैसे ही लॉग के अंदर क्या होता है? लॉग के अंदर चीजें कंप्रेस हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। ये बताओ 1 से लेके 100 का लॉग लो तो कितना होगा? 1 का 0, ये 100 का कितना हो जाता है? 2। 1 से 2, देखो इतनी बड़ी वैल्यू को कंप्रेस कर दिया। तो लॉग कैसा है? कंप्रेसिव फंक्शन है, कंप्रेस कर देता है। मान लो अगर मैं थोड़ी बहुत ले भी रहा हूं तो कंप्रेस करके एरर और कम हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो चाहे आप बार पुट करो चाहे एटीएम पुट करो, आंसर में ज्यादा बहुत कम डिफरेंस आएगा। इन जनरल डिफरेंस देखने को ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? जिसमें दिया बार में दिया तो बार में, एटीएम में दिया तो एटीएम में, लेकिन थियोरेटिकली किस में पुट करते हैं? बार में पुट करते हैं। तो बताओ कितना है प्रेशर बेटा? 2 आ गया। और Zn कितना है? 0.1 हो गया। चलो अब जल्दी बताओ कितना आ गया ये? हाँ बोलो। प्रेशर भी डाला जाएगा, प्रेशर का भी रोल आता है इसमें। अपन जो लिखते थे, अपन QC लिखते थे उसमें सिर्फ कंसंट्रेशन, या QP लिखते थे उसमें सिर्फ प्रेशर।
लेकिन इसमें आपका प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों लिखे जाएंगे। अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर, और अगर कोई आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन। जो इक्विलिब्रियम में अपन प्रेशर वाली टर्म नहीं लेते थे, तो क्या लिखते हैं, ध्यान रखना, गैस है तो उसका प्रेशर, आयन है तो उनकी कंसंट्रेशन। अब बताओ कितना आ गया बेटा, -0.76 -0.03 लॉग, कितना हो जाएगा बेटा, लॉग 20 हो गया यार ये तो। लॉग 20 कितना होता है, लॉग 20 कितना बन जाएगा, जल्दी बोलो। 1.3 बन जाएगा। लॉग 10 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो 1.3 को मल्टीप्लाई करो 9, कितना आ गया बेटा ये 0.799 वोल्ट। अच्छा ये बताओ, इसको देख के क्या फील आ रही है, क्या ये सेल काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, ई सेल काम कैसे करेगा, रिवर्स। अगर आपसे बोला जाए कि ये पर्टिकुलर सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका ई सेल नेगेटिव आया है। ई सेल क्या आया है, नेगेटिव। स्पॉन्टेनियसली वर्क कब करता, जब ई सेल क्या आता, पॉजिटिव। अब बताओ अगर इस सेल को मुझे वर्क कराना है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा कर दो। देखो अब सोचो, आप उल्टा करोगे, उल्टा करने से क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, यहां तो ये जो नेगेटिव बन रहा था ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आप उल्टा करोगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स होगी तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये जो नेगेटिव बन रहा था वो प्लस में आ जाएगा। तो अगर इस सेल को रिवर्स कर दोगे तो ई सेल कितना निकलेगा, रिवर्स कर दोगे तो 0.799 वोल्ट। दोबारा सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, रिवर्स करोगे तो भाई, रिवर्स करने पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन, रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन। तो अगर आप सेल को रिवर्स करोगे, ई सेल किसी का है और अगर उसको आप रिवर्स कर दोगे तो माइनस ई सेल हो जाएगा वो। तो क्या ये ऐसे काम करेगा, नहीं करेगा। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर इसको हम कैथोड बना दे, इसको एनोड बना दे, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, 0.799, लगभग 0.8 के आसपास। समझ में आया। तो अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये सेल वर्क कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तो अगर मुझे स्पॉन्टेनियसली वर्क कराना है तो क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर जिंक वाले को एनोड बना दो, हाइड्रोजन वाले को कैथोड बना दो, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, 0.799 या 0.88 वोल्ट। समझ गए। चलो होमवर्क, चलो क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लेना। अभी तक कहां तक किए थे, 13 तक, अब 20 तक कर लेना। लो ओके बच्चे, 20 तक कर लेना, उसके बाद इसको अपन कंटिन्यू करेंगे।